Good morning, students. As we already discussed cash flow statement, now I am dealing with the practical questions. आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में भी आपका 6 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा जो कि आपको इनडायरेक्ट मेथड से ही करना है। इनडायरेक्ट मेथड्स का जो है तरीका जो है वो मैं आपको समझा रही हूँ। इसमें 3 एक्टिविटी होती है, जैसे आपको पता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फर्स्ट, सेकंड होता है कैश फ्लो फ्रॉम जो है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड थर्ड इज आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 3 एक्टिविटी आपकी इसमें आती हैं। अब इसको मैं 1 बाय 1 जो है इसको डिस्कस कर रही हूँ। अभी मैं सिर्फ एक एक्टिविटी करवा रही हूँ जो सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है, जो है वो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको करने के जो तरीके हैं, आप पहले थोड़ा सा इस टेबल को, जो मैंने आपको सबसे पहले ये टेबल दी है, ये आपकी बुक की ही टेबल है, बुक में ही ये टेबल दी हुई है आपको, जो है उसमें से ही आपको जो है करना है, जो है कि करना कैसे है। सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है आपका बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एज पर वर्किंग नोट। का मतलब क्या है? वर्किंग नोट का मतलब ये है कि हमें सबसे पहले करना क्या है वो मैं आपको अभी समझा रही हूँ। ये कैलकुलेशन मैंने एक सिंपल आपको कुछ करने की कोशिश करी है कि ताकि आपको जो है बिल्कुल समझ आ जाए। सबसे पहले जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकालना है, उसके लिए पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या है आपका? कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसमें हमें क्या करना है? क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी होगी और बैलेंस शीट में आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नोट्स टू अकाउंट्स में दिया होगा, जहाँ पर रिजर्व्स एंड सरप्लस है। रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब क्या होता है कि उसमें सारे आइटम रिजर्व्स के होते हैं। सरप्लस का मतलब है उस साल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो ब्रैकेट में लिखा होगा और प्रॉफिट है तो प्लस में लिखा होगा। तो हमें क्या करना है, जो नोट्स टू अकाउंट है उसमें हमें सरप्लस देखना है। एस का मतलब बेटे क्या होता है? सरप्लस। अब हमें क्या करना होता है बेटे? 2 ईयर हैं, मान लीजिए हमें 19 और 20 को लेके चलते हैं। हमारे पास 2 ईयर की जो है डेटा दिए हुए हैं, तो उसमें क्लोजिंग बैलेंस का मतलब है हमें 31 मार्च 2020 लिया, और ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या है बेटे? 31 मार्च 2019 लिया, यानी पिछला साल। तो एक हमने जो करंट ईयर है, हम मान लेते हैं इसमें करंट ईयर क्या है हमारा 2020 है और प्रीवियस ईयर क्या है 2019 है। तो क्लोजिंग बैलेंस का मतलब करंट ईयर। तो हमारा जो सरप्लस है उसमें हम देखेंगे कि क्लोजिंग बैलेंस क्या है, उसमें से ओपनिंग बैलेंस को क्या करना है, हमें माइनस करना है। सिंपल। जैसे ही हम माइनस कर देंगे जो है, फिर हमें क्या क्या चीज़ें जोड़नी हैं। पहला आइटम है आपका डिविडेंड। डिविडेंड में यहाँ पर फाइनल और प्रपोज डिविडेंड आपका आता है। अब प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या है? प्रपोज डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। इसका क्या मतलब है बेटा? क्या होता है, जब हम डिविडेंड को प्रपोज करते हैं तो हमें उससे सैंक्शन करवाना पड़ता है एनुअल जनरल मीटिंग में। तो हमेशा जो डिविडेंड होता है पिछले साल का, वो अगले साल जो है बांटा जाता है। तो हमें ये देखना है कि प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का कितना है। इसलिए ध्यान रखिए, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ, हमें प्रपोज डिविडेंड कौन सा है, हमें कौन सा लेना है? लास्ट ईयर का लेना है। ठीक है, लास्ट ईयर आपका प्रपोज डिविडेंड कितना हुआ और उसको जो है एनुअल जनरल मीटिंग में पास किया गया, यानी पिछले साल का जो डिविडेंड है वो करंट ईयर में पे किया जाता है। यानी 2020 में जो है वो कौन से साल का डिविडेंड पे किया जाएगा? 19 का। तो ये प्रपोज डिविडेंड हमने कौन सा लेना है? पिछले साल का। मैं बार बार बोल रही हूँ। फिर हमें इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? जब फाइनल डिविडेंड से जो साल के बीच में जो डिविडेंड दिया जाता है उसको हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड पेड जो उस साल हमने करंट ईयर में, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है करंट ईयर, जो करंट ईयर में हमने इंटरिम डिविडेंड पे अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसको भी जोड़ना है। तो क्या क्या चीज़ें जोड़ना है? पहले प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का, इंटरिम डिविडेंड इस साल का, ट्रांसफर टू वेरियस रिजर्व। अगर हमारे पास बहुत सारे रिजर्व हैं, जैसे जनरल रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये जो अगर रिजर्व दिए हुए हैं, इन सबको भी हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो पहला आइटम डिविडेंड, दूसरा आइटम इंटरिम डिविडेंड, तीसरा आइटम जितने भी रिजर्व में हमने पैसा डाला है उसको हमें जोड़ना है। फिर है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर।
मेड ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है हमने कितना पैसा टैक्स का के लिए जो प्रोविज़न बनाया है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। ठीक है। फिर है आपका बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस डेबिट हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो भी हमें जोड़ने हैं। अब माइनस क्या क्या करना है उसको देखिए। हमें ऐड तो हमें ये आइटम करने हैं बेटा जो मैंने आपको बताया है। डिविडेंड पिछले साल का, इंटरडिविडेंड इस साल का, जितने भी रिजर्व में ट्रांसफ़र किया उसको भी जोड़ना है, प्रोविज़न फॉर टैक्स जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा है उसको भी जोड़ना है। और फिर लेस क्या करना है, लेस करना है रिफ़ंड। अगर कोई रिफ़ंड है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है उसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो लिखी हुई है, अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम क्या होता है, जो कि नॉर्मल कोर्स में इनकम नहीं होती उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस भी हमें उसको बोलते हैं जो कि नॉर्मल कोर्स में एक्सपेंसेस नहीं होते। जैसे अर्थक्वेक आ गया, और अर्थक्वेक आने से जो है आपको जो है जो नुकसान हुआ जो है, क्योंकि बार बार तो आएगा नहीं, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है और उससे आपको इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसा मिला तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस कहलाते हैं। अब ये तो पहला स्टेप हुआ। तो पहले स्टेप में आपको समझ आ गया क्या करना है। करंट ईयर के प्रॉफिट में से पिछले साल का जो प्रॉफिट है उसको माइनस करो और ये सब चीज़ें आपको ऐड करनी है जो मैंने बोला है, और ये सब चीज़ें लेस करनी है। जैसे ही आपका ये स्टेप क्लियर हो जाता है, ये पहला आपका वर्किंग नोट 1 है। फिर स्टेप 2 पे जाना है। आप इस स्टेप को, ये जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं इसको आप वर्किंग नोट में भी जो है आप इसको कर सकते हो, नहीं तो आप क्वेश्चन के जो है स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। फिर ये स्टेप 2 है, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको क्वेश्चन करना है। फिर हमें क्या निकालना है इस स्टेप 2 में, देखिए बेटा स्टेप 2 में हमें क्या निकालना है कि हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, वो प्रॉफिट जो बिजनेस के ऑपरेशन में जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से लगता है। जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसको हमें नहीं कंसिडर करना। तो सेकेंड स्टेप में हम क्या निकालेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालेंगे बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहाँ पर हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकलता है उसमें ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम दोनों होती हैं। इसलिए हम जब कहाँ से चल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट से चल रहे हैं, तो हमें क्या निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ हमें लेना है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस और उसमें क्या क्या एडजस्टमेंट करें। सेकंड स्टेप में देखिए नॉन कैश आइटम क्या होती हैं, जो आइटम कैश में नहीं होती, जैसे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन कैश में नहीं होता। एक है नॉन ऑपरेटिंग आइटम, 2 आइटम हैं। अब नॉन कैश आइटम और एक्सपेंसेस देखिए बेटे क्या हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है। अमोर्टाइजेशन क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन होता है वो फिक्स एसेट में होता है, अमोर्टाइजेशन जो होता है यानी फॉल इन द एसेट ऑफ इनटेंजिबल एसेट, जैसे गुडविल है वो हमारी इनटेंजिबल एसेट है, पेटेंट है वो हमारी इनटेंजिबल एसेट है। तो डेप्रिसिएशन भी फॉल इन एसेट है लेकिन वो फिक्स एसेट होती है, अमोर्टाइजेशन जो है आपके इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं। फिर बैड डेट्स हैं आपके, ध्यान से देखिए कि क्या क्या ये आइटम ये आपने सब पढ़े हुए हैं। बैड डेट्स हैं जो है ये सब क्या है, नॉन कैश आइटम है। प्रोविज़न फॉर बैड डेट है। इन सब आइटम को जितने भी मैंने बताए हैं इनको क्या कर दिया जाता है, हम जोड़ देते हैं। जो हमारा पहला स्टेप है, पहले स्टेप से जो प्रॉफिट निकला है उसमें हमें क्या करना है, ये सब चीज़ें जोड़ देनी है। ठीक है, ये है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिकॉज दे डू नॉट रिजल्ट इन द पेमेंट ऑफ कैश। अब सेकंड आइटम आ जाइए, ये तो आपका हो गया नॉन कैश आइटम। अब नॉन ऑपरेटिंग आइटम क्या होते हैं बेटे, नॉन ऑपरेटिंग आइटम या एक्सपेंसेस या लॉसेस क्या होते हैं, उनको भी हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से जो है कैलकुलेट करना होता है। क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं होते और हम क्या निकाल रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसलिए नॉन ऑपरेटिंग आइटम को जो है उसमें क्या क्या आता है जो कि हमारे रूटीन की जो है ऑपरेशन में नहीं होते, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काम नहीं होते। जैसे इंटरेस्ट है, आप बेटे जो है जब हम लॉन्ग टर्म लोन लेते हैं उस पर हम जो इंटरेस्ट देते हैं ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेन प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एक्टिविटी नहीं है, तो उस पर जो हम इंटरेस्ट देते हैं ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग में आएगा। डिस्काउंट है या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है या शेयर है या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, मान लीजिए फर्नीचर बेचा उस पर लॉस हुआ जो है, इन सब आइटम को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये क्या कहलाते हैं आपके नॉन ऑपरेटिंग आइटम, क्योंकि हम निकाल रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब आपने इसको जोड़ दिया
नेक्स्ट स्टेप आपका है जो नॉन कैश आइटम है, जो है नॉन कैश इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है उनको माइनस किया जाता है और एक्सपेंसेस को जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि हम अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें तो आपका जो है बेटा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर, यानी आपने माइनस किया हुआ है। क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग है इसलिए हम उसको क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री करेंगे, ऐड करेंगे, ये रीज़न होता है। और नॉन कैश इनकम जो है ये कहाँ आती है? क्रेडिट साइड पर आती हैं। तो आपने उससे प्रॉफिट क्या हुआ, बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग कैश इनकम है या ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इसलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ऐड हुई है तो उल्टा करेंगे, डिडक्ट करेंगे इससे। ठीक है, जो है अब है जब ये ऐड और लेस कर दिया तो फोर्थ स्टेप देखिए आपके पास आ जाएगा, जो है नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या आएगा, जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या होता है? जब हम करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाते हैं। अब इसको करते कैसे हैं? ये शॉर्टकट है आपका। जो करंट एसेट में अगर कमी आती है यानी कम होती है, हमें 2 साल की फिगर दी हुई है, करंट एसेट दी हुई है 2 साल की, हमें ये देखना है कि करंट एसेट कौन सी है, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए और देखिए कौन सी करंट एसेट कम हो रही है, उनको हम क्या करेंगे, एक तरफ लिख देंगे, और कौन सी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है उसको एक तरफ लिख देंगे, और उनको क्या करना है, हमें ऐड करना है, जो है। फिर क्या है, दूसरी तरफ देखेंगे हम, करंट एसेट जो है बढ़ रही है उसको एक तरफ लिख देंगे और करंट लायबिलिटी को एक तरफ लिख देंगे जो कम हो रही हैं। तो ये आपका फार्मूला है वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालेंगे, उसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। अब आ जाइए करंट एसेट में जो है हम क्यों नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि इट डू नॉट इंक्लूड जो है करंट एसेट जो है, क्यों हम ले रहे हैं करंट एसेट, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये कैश और इसमें करंट एसेट जब भी हम कैलकुलेट करेंगे इसमें हमें क्या नहीं लेना, कैश और कैश इक्विवेलेंट नहीं लेना, क्योंकि ये कहाँ आता है, ये हमारा जो है कैश और कैश इक्विवेलेंट जो है करंट एसेट में, हमें इसको इंक्लूड नहीं करना, और ना ही हम इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट लेना है और कैश क्रेडिट भी नहीं लेना, क्योंकि ये भी क्या जो है हमारे शॉर्ट टर्म आपका जो है लोन्स में आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट ये शॉर्ट टर्म आपकी बोरोइंग है, इससे जो है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा। ठीक है, फिर तो ये आपका मेन कंसेप्ट है जो मैंने शॉर्टकट में लिखा है कि जो है करंट एसेट में डिक्रीज, पहले देख लीजिए कौन कौन सी करंट एसेट है, कौन सी कम हो रही है वो एक तरफ लिख दो, और करंट लायबिलिटी कौन सी इंक्रीज हो रही है वो एक तरफ लिख लीजिए। तो जैसे ही ये आपका आएगा उसको क्या करना है, जोड़ना है, प्लस का मतलब उसको ऐड करना है। फिर जो करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, करंट जो है एसेट बढ़ रही है, करंट लायबिलिटी कर रही है, उसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो इससे हमें क्या आइटम आएगा, जो आंसर आएगा वो आएगा आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, उसको हम बोलेंगे। फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से क्या क्या माइनस करना है, इनकम टैक्स पेड, जो आपने इनकम टैक्स पेड किया उसमें से रिफंड लेस कर दीजिए, जो है उसको हमें क्या करना है, माइनस कर, डिडक्टेड का मतलब माइनस करना है, जो है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में इनकम टैक्स पेड नहीं दिया हुआ तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर जैसे ही हम जो है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से इनकम टैक्स माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की क्या ट्रीटमेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मैंने आपको बता दिया, वो आइटम होते हैं जो कि नॉर्मल कॉस्ट में नहीं होते। अगर बेटा जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को ऐड और लेस किया जाता है, जो है अगर बेटे एक्सपेंसेस हैं तो उसको ऐड कर देते हैं, अगर इनकम है तो उसको डिडक्ट करते हैं। तो इस सब को करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो पहला पॉइंट आएगा, उसको बोलते हैं हम कैश फ्लो फ्रॉम वर्किंग जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये पार्ट 1 है। तो पार्ट 1 सबसे ज़्यादा मुश्किल है, जो है सिर्फ अभी हम पार्ट 1 को ही डिस्कस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स के थ्रू मैं इसको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इस क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालना है। अभी मैंने बताया था कि आपको नोट्स टू अकाउंट में बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस का मतलब ओपनिंग ईयर का जो है बैलेंस दिया होगा आपको, जो है वो 1 लाख है। अब ये ब्रैकेट का क्या मतलब है, इसका मतलब है बेटा लॉस, इस ब्रैकेट का मतलब है लॉस, यानी पहले साल में मान लीजिए 2019 ले लेते हैं हम, ठीक है, जो है, और क्लोजिंग ले लेते 2020 ले लेते हैं। तो 19 में तो हमें लॉस हुआ इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है,
और जो 20 है उसमें प्रॉफिट हुआ 3,36,000। डिविडेंड प्रपोज इन द प्रीवियस ईयर एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। इसका मतलब मैंने अभी आपको बताया, जो डिविडेंड प्रपोज है हमें पिछले साल का लेना है, करंट ईयर का नहीं लेना। इसलिए नहीं लेना क्योंकि जो डिविडेंड प्रपोज होता है वो तब तक नहीं बांटा जाता जब तक कि एनुअल जनरल मीटिंग ना हो जाए। तो अगले साल वो उसको बांटा जाएगा। अगर 20 का है तो 21 में बांटा जाएगा। तो ये हमें पिछले साल का दिया हुआ है, वो 72,000 है। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है, ट्रांसफर टू रिजर्व दिए हुए हैं आपको, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दिया हुआ है आपको, रिफंड भी दिया हुआ है। अब लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, ये अब ड्यू टू फायर का मतलब है आग लगने से हमारी इन्वेंट्री खराब हुई, ये हो गया आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या हो गया, लॉस। ठीक है, और आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला, वो 1 लाख का हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है, मैंने बताया था पहले क्लोजिंग स्टॉक जो है क्लोजिंग ईयर का जो प्रॉफिट है वो लेंगे, 3,36,000 लिया, उसमें से माइनस करना है। अब लॉस भी माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका नेट जो है प्रॉफिट एज पर जो है बैलेंस शीट जो है वो क्या हो गया, 4,36,000। अगर हम दोनों का डिफरेंस लेते हैं, क्योंकि माइनस के ये भी लॉस है और माइनस करना है, हमें माइनस तो करना है, और ये माइनस क्या है, ये आपका लॉस है, इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया, लॉस को भी माइनस लिखते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इसलिए 4,36,000 आ गया। फिर डिविडेंड प्रीपेड जो है पिछले साल का वो 72,000 है, इंटरिम डिविडेंड ले लिया, ट्रांसफर टू रिजर्व ले लिया, प्रोविजन मेड ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो ले लिया। तो हमारे पास जो है आपके पास आ गया 8,48,000। इसमें फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जो रिफंड अगर दिया हो तो पहले हम रिफंड लेस करते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड एज एक्सपेंस, क्योंकि मैंने अभी बताया जो एक्सपेंस है जो है वो लेस किए हुए हैं, उसको हम क्या करेंगे, ऐड क्यों करेंगे, उल्टा करते हैं, क्योंकि ये आइटम रोजाना बिजनेस में नहीं होते, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएंगे। इसलिए हमने जो लॉस हुआ है उसको हमने माइनस किया है, प्रॉफिट उससे कम हुआ है, इसलिए उसको जोड़ेंगे। अब हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिला है, वो जो है प्रॉफिट एंड लॉस का हमने जोड़ा हुआ, इसलिए उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो ये आपका जो है आंसर आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक और आइटम देखिए जो है, अगर मान लीजिए इंटरेस्ट पेड है या देखिए डिविडेंड पेड है या इंटरेस्ट पेड है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेते हैं, क्योंकि उससे कैश आ रहा है और जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है ना, जो है डिविडेंड पे कर रहे हैं या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अगर डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं या इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, उसको हम कहाँ लेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेंगे, क्योंकि कैश आ रहा है। और अगर फाइनेंसिंग कंपनी है, यानी वो शेयर को जो है लोन देती है और लेती है, तो डिविडेंड जो पेड जो है वो हमारा फाइनेंसिंग में आएगा, और जो इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव है वो हमारा ऑपरेटिंग में आएगा, क्योंकि वो मेन उसका व्यवसाय है। और ऐसे ही रेंट है, अगर रेंट आ जाता है तो रेंट पेड भी जो है आपका जो है किस में आएगा, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। तो जो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, मैं सिर्फ उसी को डिस्कस कर रही हूँ। अब इलस्ट्रेशन देखें कि एक इलस्ट्रेशन है, इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया है, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग जो है, गुडविल अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या है, गुडविल कम हुई है। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी दिया हुआ है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दिया हुआ है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ मशीनरी दिया हुआ है। तो ये सारे आइटम आपको जो है दिए हुए हैं, तो इसको भी हमें इसी तरह से करना है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें बेटा, जो है इस क्वेश्चन में जो है आपका जो है इस क्वेश्चन में आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। सरप्लस दिया हुआ है, आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर कौन सा है, 2019 है आपका जो है, और करंट ईयर कितना है, 2020 है। सरप्लस दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को प्रॉफिट को लेस करना है। तो 3 लाख में से 2 लाख हमने क्या कर दिए, लेस कर दीजिए, जो है लेस करे तो आपका आ गया 1 लाख। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अब इसमें हमें क्या करना है, छांटना है कि नॉन कैश आइटम और जो है और नॉन ऑपरेटिंग आइटम कौन से हैं। नॉन कैश आइटम आपका एक्यूमुलेटेड आपका डेप्रिसिएशन है, ठीक है, वो नॉन कैश आइटम में आ गया। और जो है आपका क्या है, एक है आपका गुडविल, जो है गुडविल देखिए बेटा, गुडविल को कैसे निकालते हैं। गुडविल अगर आप देखते हैं कि 20 में तो है 1,60,000 और 19 में है 2 लाख, यानी गुडविल क्या हो गई, कम। ये हो गया आपका जो है फॉल इन द वैल्यू ऑफ द
गुडविल, ठीक है। तो जब गुडविल कम होती है तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो अमोर्टाइजेशन का मतलब है कि हमारी गुडविल क्या है, कम हो गई, वो 40,000। तो हमने क्या है, नॉन कैश आइटम को जो है क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या आएगा, जैसे ही हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को ऐड करते हैं जो है, तो हमारे पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये ध्यान से देखिए कि इसको मैं क्या लिख रही हूँ। ऑपरेटिंग आइटम प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है, वो है 1,60,000, ठीक है। अब इसमें ऐड और लेस कैसे करना है, ये देखिए बेटा जो है। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या करना है, अगर आप ऊपर देखें जो है, क्वेश्चन में देखें अगर आप जो है, अब इसमें बेटा एक आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है, ठीक है, ये आपका करंट लायबिलिटी है। प्रीपेड इंश्योरेंस आपकी करंट एसेट है और इन्वेंट्री आपकी करंट एसेट है। अब पहले आपको देखना है कि कौन सी करंट एसेट कम हो रही है। अब कम हो रही है, जैसे 1,40,000 से 1,80,000, तो स्टॉक क्या है आपका, बढ़ रहा है, ये नहीं लेंगे हम। फिर प्रीपेड इंश्योरेंस देखिए 14,000 से 12,000, तो ये कम हो रहा है आपका प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है। तो एक करंट एसेट कौन सी होगी आपकी, प्रीपेड इंश्योरेंस होगी, ठीक है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है बेटा, आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज इन करंट एसेट में आ जाएगा जो है। 14,000 में से 12,000 गए तो 2,000 आ गया। अब आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये करंट लायबिलिटी है। अब आपको ये देखना बेटा कि ये करंट लायबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है। अब देखिए 16,000 से क्या हो रही है, 40,000। इंक्रीज लेते हैं करंट लायबिलिटी का, ऐड जो करना होता है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज तो हो नहीं रहा, ये है 16,000 से 40,000, ये इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इन दोनों चीज़ों को क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो 16,000 से हो गई 40,000, तो जितना डिफरेंस है उसको हम क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे। अब इधर देखिए, ऐड कर दिया हमने आउटस्टैंडिंग रेंट और प्रीपेड इंश्योरेंस 24,000 और 2,000, तो हमारा आंसर आ गया ये बेटा। फिर लेस क्या करते हैं, ये ऐड किया, यहाँ पर जैसे ऐड का मतलब लिखा है ना, ये जो मैंने आपको बताया, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये इंक्रीज है, और डिक्रीज इन करंट एसेट, इसको क्या करना है, हमें जोड़ना है। और डिक्रीज इन उल्टा इसको क्या करना होता है बेटे, माइनस करना होता है। ये देखिए माइनस किया हुआ, लेस का मतलब माइनस किया हुआ। अब इसमें बिल रिसीवेबल है, क्वेश्चन में देखेंगे आपको दिया हुआ है, बिल रिसीवेबल आ गया 40,000। इन्वेंट्री में जो है, इन्वेंट्री क्या हुई है, कम हुई है, ज़्यादा हुई हैं, तो ये आपको लेस करनी है, तो 80,000 आ गया। तो ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका आ गया। तो बस इस तरह से, अगर मान लीजिए कोई गुडविल में मान लो इंक्रीज होता, मान लीजिए परचेज कब होती है गुडविल जो है, अगर गुडविल कम होती है तो अमोर्टाइजेशन होता है, अगर गुडविल बढ़ती है तो परचेज होती है। तो उसको हम ऑपरेटिंग में नहीं लिखते, उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेते हैं। बस ये बताया हुआ है इस क्वेश्चन में। अगर हम 25 क्वेश्चन देखें, इसमें क्या है कि आपको जो है नेट प्रॉफिट जो है, कुछ आइटम आपको जो है डेप्रिसिएशन के भी दिए हुए हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व भी दिया हुआ है, और आपको कुछ आइटम आपको जो है उसके भी दिए हुए हैं, जो है उसके करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के दिए हुए हैं। तो इसमें ऊपर दिया हुआ है आपका जो है क्वेश्चन में कि नेट प्रॉफिट जो है वो कितना है, 2,50,000, यानी कि स्टेप 1 जो है आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम 2,50,000 से चलेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, जो है आपका 2,50,000। अब ऐड ये है वर्किंग नोट 1 में, जिसमें जनरल रिजर्व लेना है आपने, और तो कुछ चीज़ है ही नहीं, खाली ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है। तो प्रपोज डिविडेंड भी नहीं दिया हुआ है इसमें, इंटरिम डिविडेंड तो नहीं दिया, तो छोड़ देंगे। तो जनरल रिजर्व लेंगे सिर्फ, वो 70,000 आ गए। तो आपका आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो हेडिंग बड़ा ध्यान से देखनी है आपको कि क्या आइटम लिखनी है। फिर हम ऐड क्या करेंगे, आपके नॉन कैश आइटम या नॉन ऑपरेटिंग आइटम को ऐड करके, इसमें देखिए कौन कौन से हैं। एक डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, एक अमोर्टाइजेशन दिया हुआ है, जो है क्वेश्चन के हिसाब से वो हमने जो है जोड़ दिया। अब देखिए बेटा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि क्या होता है, अगर एक्सपेंस है तो ऐड करते हैं, और इनकम है तो उसको क्या करते हैं बेटा, लेस करते हैं। गेन है, अगर हमने लैंड बेचा, ये उसका रोजाना काम नहीं है, तो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो इनकम जो होगी उसको हम लेस करेंगे, एक्सपेंस को ऐड करेंगे। 30,000 है, उसको हमने लेस किया तो आ जाएगा। अब इसके बाद जो आता है जो है इनकम को, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस करके जो आता है वो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। यहाँ हमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस का वो देखना है। इसमें क्या करना है, लेस क्या करना है, मैंने अभी बताया था कि आपकी जो है ऐड क्या करते हैं और लेस क्या करते हैं। अगर करंट
एसेट बढ़ती हैं और करंट लायबिलिटी घटती हैं तो माइनस करते हैं, और अगर करंट एसेट आपकी कम होती हैं और करंट लायबिलिटी बढ़ती हैं तो उसको हम जोड़ते हैं। ये मैंने आपको बताया। तो ऊपर क्वेश्चन में देख लीजिए बेटा कि आपकी ट्रेड रिसीवेबल क्या है, ये करंट एसेट है, ट्रेड पेबल क्या है, करंट लायबिलिटी है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, करंट एसेट है। अब ये देख लीजिए बढ़ रही है घट, ओपनिंग बैलेंस का पिछले साल का बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस का इस साल का बैलेंस, आपने वो देख लिया किया। अब इसमें क्या है, ऐड क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रीपेड एक्सपेंस देखेंगे तो बढ़ रहा है जो है या घट रहा है, ये घट रहा है जो आपका प्रीपेड एक्सपेंस, तो हम उसको क्या करेंगे बेटा, उसको हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो उसको हमने जोड़ दिया 20,000 को। अब लेस करते हुए देखें तो लेस किसको करना है, आप देखेंगे ट्रेड पेबल क्या हो रहा है, ट्रेड पेबल आपका करंट लायबिलिटी है और वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उसको लेस करेंगे। और जो है ट्रेड रिसीवेबल क्या है, वो बढ़ रहा है, तो उसको भी लेस करेंगे, वो अमाउंट हम निकाल लेंगे। तो ऐसे ही ऐड और लेस करते हैं तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है आ जाएगा। तो आई होप जो है आपको ये जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है क्लियर हो गया। आप इस वीडियो को बार बार देखना, और जो मैंने आपको जो सबसे पहले जो टेबल दिखाई थी उसको आपको बार बार जो है कॉपी में करना है ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू सो मच।